हेलो। हेलो इशिता, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। ठीक है। गुड आफ्टरनून टू ऑल। एंड सो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था सेकेंड यूनिट में, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैक्सवेल इक्वेशंस। ठीक है, ये हमने निकाला था, ये हमने आपको बताया था कि विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, क्लियर, you can also find the Maxwell fourth equation, that is del dot B is equal to 0, clear। ये हमने आपको बताया था, ये जीरो क्यों आ रहा है ये भी बताया था कि इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। ये एग्जैक्टली बी डॉट डी एस, ये इंटीग्रेशन जो लिखा हुआ है ये एग्जैक्टली गॉस लॉ है। दिस इज व्हाट गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ होता है, ठीक है। तो गॉस लॉ क्या कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि गॉस लॉ जो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है वो गॉस लॉ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है वो होता है इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है भैया, रोवी ले लेते हैं हम, ठीक है। ठीक, सिमिलरली जो आपका मैग्नेटोस्टैटिक में होता है, बल्कि इसको क्यू लिख सकते हैं आप, ठीक, ठीक है। और जो मैग्नेटोस्टैटिक में हमारा जो होता है वो होता है बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमारा जो गॉस लॉ है ये मैग्नेटोस्टैटिक में फिजिबल है, ये गॉस लॉ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में फिजिबल है। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं, ठीक है। ये मैग्नेटोस्टैटिक के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। मैग्नेटोस्टैटिक में जो बी डॉट डी एस है वो जीरो के बराबर होता है इंटीग्रेशन में। एग्जैक्टली जीरो क्यों होता है? जीरो इसलिए होता है क्योंकि जो फ्लक्स लाइंस हैं या फील्ड लाइंस हैं, आप देख रहे हैं नॉर्थ पोल से जितनी फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही हैं वही साउथ पोल पे जाके टर्मिनेट हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी जितनी निकलेंगी उतनी साउथ पोल पे टर्मिनेट होंगी। तो कहने का मतलब अगर नेट फ्लक्स आप निकालते हैं या नेट फील्ड ऑफ लाइंस निकालते हैं तो वो जीरो आ जाता है, क्योंकि जितनी आपकी एंटर हो रही हैं और जितनी एग्जिट हो रही हैं, जितनी साउथ पोल पे एंटर हो रही है उतनी ही नॉर्थ पोल से एग्जिट हो रही है, तो नेट फ्लक्स जीरो हो जाता है, इसलिए यहाँ पे जीरो आता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक था उसमें क्या होता था कि जो सर हमारा चार्ज एनक्लोज होता था, दैट इज द क्यू एनक्लोज्ड, जो चार्ज एनक्लोज्ड होता था वो एग्जैक्टली हमारा डी डॉट डी एस के बराबर होता था। मीन्स यू कैन से द फ्लक्स लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा एनक्लोज चार्ज के बराबर होता था, लेकिन यहाँ पे जीरो के बराबर होता है। ठीक है, डी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी था और बी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। ये दोनों में डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है सभी को ये चीज? आगे बढ़े। ये चीज हम लोगों ने कल प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था, सारे टॉपिक हमारे हो गए थे। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि हमारा था, इसके बाद हमने कुछ मैक्सवेल इक्वेशन आपको बताई थी। फोर मैक्सवेल इक्वेशन होती हैं, ठीक है। अ, दो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए हैं, दो मैग्नेटोस्टैटिक के लिए हैं। तो जो पहली दो इक्वेशन आप देख रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए। बेसिकली ये वाली जो है, ये डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू जीरो और डेल डॉट डी इज इक्वल टू जीरो, ये हमारी पहली वाली गॉस लॉ है। ठीक है, और दूसरी वाली इक्वेशन आपकी फेराडेज लॉ को पूरा करती है, फुलफिल करती है। ठीक, सिमिलरली अगर आप इसमें देखेंगे, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो इज द गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक। ठीक है, और जीरो का मतलब है कि हमने अभी आपको बताया कि नेट चार्ज इज जीरो, बेसिकली क्लियर। और डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे है, जे इज द करंट डेंसिटी, एच इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है? ये इक्वेशन हमारा एम्पियर्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो दोनों के डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म दोनों होते हैं। तो जो कोई भी इक्वेशन मैक्सवेल की जो चार इक्वेशन है, चारों के डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, ये देख सकते हैं। अभी मैं इसको और थोड़ा डिटेल में भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, पहले हम लोग ये टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं
मैग्नेटिक स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, तो मैग्नेटिक स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल इज द अनदर टॉपिक बेसिकली। ठीक है, तो पहले तो इसमें कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कि स्टेटमेंट कुछ गिवन है। पहले हम मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल निकालेंगे, फिर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल निकालेंगे। तो जैसे आपको पता है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं वोल्टेज के फॉर्म में, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस डेल इंटू वी। इफ यू कंपेयर द electric field intensity in terms of voltage या potential, so this relation will be E is equal to minus del into V। ठीक है, ये आप सभी लोगों को पता है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में है। ठीक है, अगर आप इसी को मैग्नेटोस्टैटिक में देखेंगे तो E will be replaced by what? E को किससे रिप्लेस करेंगे? B से या S से? दिस विल बी रिप्लेस बाई H। H इज इक्वल टू, अभी हम लोग देखेंगे इसमें नीचे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कि अगर हम इसको मैग्नेटोस्टैटिक से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ V ध्यान रखिएगा, V आपका एक स्केलर पोटेंशियल है। V क्या है? स्केलर पोटेंशियल है। ठीक है, और E आपका वेक्टर है। E इज द वेक्टर, V इज द स्केलर पोटेंशियल। दिस इज योर डेल ऑपरेटर। इसको सीक्वेंस में लगाना, सीक्वेंस में। हेलो, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे, ठीक है, ये आपका हो गया मैग्नेटिक मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। ठीक है, इसमें रुक जाइए, मैं आपको आगे दिखाता हूँ इसमें। इफ यू कम टू द लेटर पार्ट ऑफ दिस, क्लियर, सो यू कैन सी, इफ यू सी इज इक्वल टू माइनस डेल वी हो गया। वी इज योर स्केलर पोटेंशियल। तो वी एम का मतलब यहाँ वी एम क्यों लिखा है? क्योंकि एम रिप्रेजेंट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड का स्केलर पोटेंशियल वोल्टेज है। ये मैग्नेटिक फील्ड में ये वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा है। दिस इज द वोल्टेज फॉर मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स व्हाट इज वीएम। ठीक, अगर इसको हम मैग्नेटोस्टैटिक में देखें तो मैग्नेटोस्टैटिक में हम इसी को कैसे लिख सकते हैं? इफ इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक वी कैन राइट इट एज व्हाट? दिस इज व्हाट डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे। जे इज द करंट डेंसिटी, एच इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे। ठीक है, और जे हमारा क्या है? अगर मान लीजिए कोई रीजन जो आप ले रहे हैं वो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, मीन्स योर रीजन इज करंट फ्री। सपोज इसमें कोई भी हमारी करंट फ्लो नहीं कर रही है। ठीक है, नो करंट इज देयर। ठीक है, नो करंट इज देयर मीन्स आई इज इक्वल टू जीरो। सो रीजन अगर आपका करंट फ्री होगा तो जब आई जीरो हो जाएगा तो करंट डेंसिटी भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि जे इज इक्वल टू आई बाई ए होता है। आई जीरो है तो ये रिजल्ट जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो जे आपका जीरो हो गया तो इट मीन्स दिस विल बी जीरो, तो मीन्स डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, therefore we can express h as a gradient of scalar। h को हम ग्रेडियंट ऑफ स्केलर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अभी मैंने बताया था, जैसे ये E इज इक्वल टू माइनस डेल वी लिखते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वोल्टेज के साथ रिलेशन, वैसे ही हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन वोल्टेज के साथ रख सकते हैं। तो h इज इक्वल टू माइनस डेल वी एम, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, तो दिस इज एग्जैक्टली द मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। जो वीएम है यही आपका मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। और आपको पता है चूंकि जे की वैल्यू डेल क्रॉस एच होती है, तो हम एच की जगह पे क्या रख सकते हैं? माइनस डेल इंटू वी एम रख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हम एच की जगह क्या रख देंगे? माइनस डेल वी एम, इस वाले इक्वेशन में। तो हमको मिल जाएगा जे इज इक्वल टू डेल क्रॉस माइनस डेल वी एम इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में देखेंगे तो ये वाला टर्म आपका पूरा जीरो के बराबर होगा। इट मींस यू कैन राइट इट एज डेल क्रॉस डेल इंटू वी इज इक्वल टू जीरो। ये आप लोगों ने इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ इफ यू मूव फर्दर, so this equation basically shows the magnetic scalar potential that is defined in the region where J is equal to zero। obvious सी बात है, J हमने जीरो लिया था। So the scalar magnetic potential also satisfies the Laplace equation, and we know that the divergence of magnetic flux density B is everywhere zero in free space। ठीक है, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो होता है, ये आपको पता है, इन एवरीवेयर इन स्पेस। ठीक है,
तो एग्जैक्टली हम जब डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो होता है तो बी की वैल्यू हमने रख दिया म्यू नॉट इंटू एच। यहाँ आप देख सकते हैं वी हैव टेकन एट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, और ये डेल डॉट म्यू नॉट एच इज इक्वल टू जीरो हो गया। म्यू नॉट एच को हमने म्यू नॉट हमारा कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर कर लिया। तो म्यू नॉट बाहर कर लिया तो अंदर बचेगा डेल डॉट एच की वैल्यू हमने क्या रख दिया, एच की वैल्यू हमने यहाँ से रख दिया जो पीछे हमारा था, देख सकते हैं आप। एच हमारा क्या है, ये देखिए एच इज माइनस डेल वी एम। ठीक है, एच इज माइनस डेल वी एम, तो यहाँ से माइनस डेल वी एम हमने रख दिया इज इक्वल टू जीरो। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये माइनस बाहर ले लीजिए म्यू नॉट के साथ, तो डेल इंटू डेल विल बी डेल स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर वी एम इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से म्यू नॉट इधर जाके जीरो हो जाएगा और डेल स्क्वायर वी एम इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो कहने का मतलब है आपका ये क्या है, ये लाप्लासियन इक्वेशन है कि स्क्वायर ऑफ द डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट किसी भी स्केलर पोटेंशियल के साथ करते हैं तो रिजल्ट जीरो मिलता है। ये हमने आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया था, लाप्लासियन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, the del square Vm is equal to zero. This is what the Laplace equation in homogeneous magnetic material। और ठीक है, क्लियर है सभी को ये। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल यही है आपका, डेल स्क्वायर Vm इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक आपको आना पड़ेगा, ठीक है, निकालते हुए। फिर आता है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। वेक्टर पोटेंशियल में ऑब्वियस सी बात है वेक्टर का टर्म आएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। जैसे डॉट प्रोडक्ट आपका स्केलर को रिप्रेजेंट करता है वैसे क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, दैट विल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, तो वी हैव जस्ट टेकन ए वेक्टर, बेसिकली ए, एक वेक्टर हमने ए लिया हुआ है, ठीक है, मैग्नेटिक पोटेंशियल जिसको हम बोल रहे हैं ए को। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमने लिया है कि इस पे कोई आप डिफरेंशिएशन ऑपरेशन अगर इस पे परफॉर्म करते हैं तो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा। कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को आप देख सकते हैं। वी हैव जस्ट टेकन ए magnetic potential A in such a way that an operation on differentiation ordinates gives you the magnetic field intensity H। कहने का मतलब ये है कि अगर इस पे हम डेल, मान लीजिए डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं A के साथ, तो ये आपको क्या देगा, दिस विल गिव यू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H। क्लियर, सो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम इसमें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा भी हुआ है H इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए, दैट इज डेल क्रॉस ए इज इक्वल, ठीक है। तो और इसको हमने पहले बी की वैल्यू लिखा था, बी को म्यू नॉट एच लिखा। तो म्यू नॉट एच की वजह से जब बी को आप म्यू नॉट एच लिखेंगे तो म्यू नॉट एच इज इक्वल टू आ जाएगा डेल क्रॉस ए, यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी डेल क्रॉस ए अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, तो ये आपको एच मिल गया। दिस इज कॉल्ड द वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल, इसी को बोलते हैं वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल। अब ए के लिए अगर आप एक्सप्रेशन निकालना चाहें, यू कैन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ए ऑल्सो। इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, बायो सेवर्ट लॉ को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक सेंटर पॉइंट लिया हुआ है, एक हमने पी पॉइंट लिया हुआ है, एक हमने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया हुआ है, जिसमें हमने एक स्मॉल पोर्शन डीएल लिया हुआ है। ठीक है, इस ओ पॉइंट को हमने इस डीएल के साथ लाइन से मैच किया हुआ है, इस ओ पॉइंट से हमने पी पॉइंट को आर डिस्टेंस पे मैच किया हुआ है, और जो डीएल लेंथ का स्ट्रिप लगा हुआ है आपका करंट कैरिंग कंडक्टर पे, उसकी जो डिस्टेंस पी पॉइंट से है वो कैपिटल आर है। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ डीएल के पास जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है, पी पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई जेड हैं, एंड दिस इज योर करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच आई करंट इज फ्लोइंग बेसिकली हियर। सो कहने का मतलब ये है कि ये आपका आर डैश है, ये आर है, और ये कैपिटल आर है। तो ये कैसे निकाले हैं, ये हमने वेक्टर एडिशन से फॉर्म निकाला है। तो देखिए जैसे हम ओ पॉइंट को अगर हम एक बार बता देते हैं कैसे आया ये। मान लीजिए ओ से हम यहाँ चले पी की तरफ, या ओ से हम चले इधर की तरफ, ठीक है, यहाँ तक। फिर हम, ये हम आपका आर डैश हो गया, फिर हम इधर से इधर चले पी की तरफ, ये हमारा पी हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, इसको ओ से मीट करा दिया, तो ओ से हमने मीट करा दिया। ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी क्या है,
ओ से जो पी की तरफ है, ये तो आर डैश हो गया, ये वाली डिस्टेंस आपकी कैपिटल आर है और ये आपकी स्मॉल आर है। तो कैपिटल आर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, अगर आप एडिशन फॉर्मूले देखें तो दिस प्लस दिस विल इज इक्वल टू आर, मीन्स आर डैश प्लस आर इज इक्वल टू आर ड्यू टू वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी। तो यहाँ से आर की वैल्यू मिलेगी आर माइनस आर डैश, ठीक है। तो वही आर यहाँ पे लिखा है, आर माइनस आर डैश, दिस इज द रिजल्टेंट, क्लियर, ड्यू टू वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपको। अब यहाँ पे देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है बायो सेवर्ट लॉ से, वो क्या होती है, 1/4 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आई डी एल इंटू ये वेक्टर आर हो गया अपॉन मॉड आर हो जाएगा, मॉड आर इंटू आर स्क्वायर मिलके आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये हम आपको बायो सेवर्ट लॉ में ऑलरेडी बता चुके हैं ये एक्सप्रेशन, इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसी में क्या करना है आपको, ये जो कैपिटल आर है जो कि वेक्टर है और स्मॉल ये वाला आर है मॉड वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये जो कैपिटल आर है ये कैसे आएगा, ये वेक्टर के उससे आएगा। देखिए ये जो कैपिटल आर है ये आप कैसे निकालेंगे, आर माइनस आर डैश है, तो ये आपका आर है और ये आपका आर डैश है। तो इसको अगर हम निकालेंगे तो आर आ जाएगा एक्स माइनस एक्स डैश इंटू ए एक्स कैप, ठीक है, प्लस यहाँ से y माइनस वाई डैश इंटू ए वाई कैप प्लस z माइनस जेड डैश इंटू ए जेड कैप, ये आ जाएगा आर की वैल्यू। मॉड आर निकालना है तो क्या आएगा, मॉड आर अगर आप इसी का निकालते हैं तो बेसिकली क्या होगा, अंडर रूट, मॉड निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड डैश का होल स्क्वायर, ये करते हैं, इससे मॉड वैल्यू निकल के आती है कि नहीं आती है बताइए। तो ये कैपिटल आर हो गया, ये मॉड आर हो गया। अब इसका एग्जैक्टली जो नीचे वाली वैल्यू है ये मॉड वैल्यू है, इज इट क्लियर। और ये कैसे लिखा है एक बार मैं बता देता हूँ, और किसी को कंफ्यूजन है तो ये भी हम बता दें, जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमने लिखा है वो एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से लिखा है। देखिए आई डी एल साइन थीटा होता है, इंटीग्रेशन लगा दिया डी एल डैश इंटू आर, आर एक्चुअली कहाँ से आया है, यूनिट वेक्टर से आया है, क्योंकि यहाँ पे तो केवल आर स्क्वायर होता है, एक यूनिट वेक्टर आ गया ए आर, और यूनिट वेक्टर ए आर की वैल्यू हम क्या रखते हैं, वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। तो जब वेक्टर आर अपॉन मॉड आर रखेंगे तो एक नीचे आर और आएगा और ऊपर वेक्टर आर आ जाएगा, इसका रिप्लेसमेंट, ठीक है। जब रिप्लेसमेंट आएगा तो इस वजह से आर स्क्वायर इंटू आर मिलके आर क्यूब हो जाता है, जो कि इसी की वैल्यू है यूनिट वेक्टर की, ठीक है। और ऊपर आपका आर वेक्टर आ जाता है, तो इसी वजह से ये इससे ही ये आया है आपका, ये ध्यान रखिए, ठीक है। किसी को कंफ्यूजन हो तो इसलिए मैंने बता दिया पहले ही। तो देखिए ये आर और आर आर की वैल्यू होगी, अब इसमें चूंकि नीचे आर क्यूब है तो इसका मतलब ये आर क्यूब होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आर क्यूब को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर आर क्यूब आप निकालते हैं तो ये तो इसकी तो पावर हर 1/2 है, एग्जैक्टली ये क्या है, ये 1/2 है ना। देखिए y माइनस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड डैश का स्क्वायर, ये इस पूरे की पावर क्या है 1/2, ठीक है। और जब आप आर क्यूब करेंगे, आर क्यूब करेंगे यहाँ मत लगाइए, यहाँ जब आर क्यूब करेंगे आप तो इसके क्यूब से इधर भी 3 का से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज आर इस पूरे की पावर 3/2। तो यही यहाँ नीचे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, इसकी वैल्यूज आपको रख देनी है यहाँ पे, ठीक है ना, इसकी वैल्यूज आपको रख देनी है। यही वैल्यू जब आप रख देंगे तो देखिए आपका ये आ जाएगा वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब की वैल्यू आपकी आ जाएगी, वेक्टर आर ये है अपॉन आर क्यूब ये है, और इसका आप क्या ले लीजिए बताइए, क्या करेंगे इसमें, इसका डेल ऑपरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इफ यू मल्टीप्लाई विद द डेल ऑपरेटर, डेल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, और डेल से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डेल बाई 1 आर की जो वैल्यू होती है, अगर मान लीजिए हमें डेल का निकालना है 1/r का, तो 1/r का डेल कैसे निकालेंगे, डेल बाई डेल ऑपरेटर आर इंटू एबव का डेल ऑपरेटर माइनस दिस दिस इंटू लोअर का डेल ऑपरेटर, मतलब डेल इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है।
ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, एग्जैक्टली ठीक है। तो आर आपका ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि डेल डेल डॉट 1/r आप जब निकाल लेंगे, देखिए डेल डॉट 1/r, तो आपको ये मिलेगा इस फॉर्म में, ठीक है। और ये फॉर्म क्या है, -r/r³, ठीक है। तो माइनस मतलब r/r³ आपका -del 1/r के बराबर हो जाएगा। इस माइनस को इधर लेके चले जाइए, ठीक है, तो -del × 1/r हो जाएगा। क्लियर? तो बी, अब आप देखिए इसकी वैल्यू जो r/r³ है, दैट इज व्हाट, -del 1/r। ये वैल्यू उठा के कहाँ रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए इस बी वाले फॉर्मूले में। तो r/r³ की जगह आ जाएगा -del × 1/r। वो वैल्यू हमने वहां पे रख दिया, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये वैल्यू हमने रख दिया, ठीक है। ये माइनस आपका बाहर आ गया, del × 1/r हो गया। अब इसमें हमने क्या लगाया है, वेक्टर प्रॉपर्टी लगाया है। वेक्टर प्रॉपर्टी जैसे a क्रॉस डेल डॉट दिस, या a क्रॉस b डॉट सी। a क्रॉस b डॉट सी अगर हम देखें तो क्या आता है, इस तरीके से कुछ आता है ना, ये सभी को पता है। a क्रॉस b डॉट सी का मतलब, आपको अगर वेक्टर आइडेंटिटी में उसको प्रूफ ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे, b डॉट a क्रॉस b, a क्रॉस सी प्लस b डॉट b डॉट व्हाट, सॉरी a डॉट b क्रॉस सी, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यही आइडेंटिटी हम लगा दिए कहाँ पे, यहाँ पे इस जगह पे, dl डैश क्रॉस डेल डॉट 1/r पे, ये हमने अप्लाई कर दिया। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से मिल गया हमको, यही आइडेंटिटी को हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे जब आप, तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा ये, ठीक है। ये आ गया हमारा -del × dl डैश/r। ये किसकी वैल्यू आ गई, dl डैश क्रॉस डेल इंटू 1/r। और ये वैल्यू आप उठा के कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे, ठीक है। तो जब इसमें रख देंगे तो आपको a की वैल्यू, ये देखिए, ये b की वैल्यू ये मिल गई, ठीक है। डेल, तो उसके बाद b को हमने थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया तो ये मिल गया। अब हमने कंपेयर किया है किससे, इक्वेशन नंबर 5 से, किसको, 9 को। तो इक्वेशन 5 से 9 को कंपेयर करेंगे, देखिए ये सॉरी, इक्वेशन नंबर 5 से 10 को कंपेयर करेंगे तो आपको a मिल जाएगा। a विल बी व्हाट, इंटीग्रेशन μ0/4π IDL डैश/r, ठीक है। और ये जो IDL डैश है इसको हम लोग लिख सकते हैं k डॉट डी एस, अभी मैं बताऊंगा ये आगे भी आपको, ठीक है। तो जिससे आपको k मिल जाएगा यहाँ से, ये सॉरी a मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम a की वैल्यू निकाले हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब इस यहाँ पे आपने इस सरफेस इंटीग्रल को आप वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं एज पर द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये सरफेस इंटीग्रल जो है ये वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए इस तरीके से, ठीक है। k डॉट डी एस विल बी कन्वर्टेड इनटू j डॉट डी वी, एंड इन इंटीग्रल फॉर्म इफ यू राइट दिस, तो फाई आपका होता है b डॉट डी एस, दैट इज b की वैल्यू आप रख सकते हैं यहाँ पे डेल क्रॉस ए, पीछे भी हमने बताया था, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने लिया था v इज योर डेल क्रॉस ए, ठीक है। देख सकते हैं आप, पहली इक्वेशन जब हमने लिखी थी तो यहाँ b की वैल्यू डेल क्रॉस ए लिखी थी, यहाँ से जब स्टार्ट किया था ये v इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए लिया, यहाँ आपको दिख रहा होगा, यही वैल्यू हमने उठा के यहाँ रख दिया है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। b की वैल्यू डेल क्रॉस ए डॉट डी एस कर दिया, और स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर दिया। स्टोक्स थ्योरम क्या करता है, लाइन इंटीग्रल इज कन्वर्टेड इनटू द डेल ऑपरेटर क्रॉस प्रोडक्ट विद द वेक्टर एंड सरफेस इंटीग्रल। तो इसको हमने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, ये पूरा पार्ट आपका लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा एज पर द स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ से फाई की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका जो है, ये जो पोर्शन था आपका, ये मैग्नेटिक स्केलर एंड मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल था, ठीक है। अब हम लोग जो आएंगे नेक्स्ट, हमारा जो पार्ट है इसी कंटिन्यूएशन में, अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फेज है दैट इज योर, ये दिख रहा है सभी को, इज इट विजिबल, बाउंड्री कंडीशन। हम लोग बाउंड्री कंडीशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए बाउंड्री कंडीशन होता क्या है। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको बाउंड्री कंडीशन बताया था, ठीक है। उसमें हमने कौन कौन से कंपोनेंट निकाले थे,
इलेक्ट्रोस्टैटिक में बाउंड्री कंडीशन में कौन कौन से कंपोनेंट निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज डी एंड ई। ठीक है, दोनों के नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट हमने फाइंड किए थे। सिमिलरली यू विल अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन इन मैग्नेटोस्टैटिक या मैग्नेटिक फील्ड के लिए। इसमें भी हम दोनों कंपोनेंट निकालते हैं, नॉर्मल कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज magnetic field intensity as well as magnetic flux density. Similarly, you can find the tangential component of magnetic flux density and magnetic field intensity, that is B। ठीक है, H and B। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं हमने दो डायग्राम लिए हुए हैं। ठीक है, एक डायग्राम ये है, एक डायग्राम ये है। इससे आप नॉर्मल कंपोनेंट निकालेंगे और इससे आप टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालेंगे। ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, दैट इज पी क्यू आर एस। ठीक है, इस पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ बीच में एक बाउंड्री ली हुई है। इस बाउंड्री के ऊपर एक सरफेस है, इस बाउंड्री के नीचे एक सरफेस है। जो ऊपर का सरफेस है उसकी परमेबिलिटी μ1 है, नीचे के सरफेस की परमेबिलिटी μ2 है। ठीक है, बाकी के इज योर, यो कह सकते हैं आप, के हमारा क्या है, डेंसिटी है। ठीक है, सरफेस डेंसिटी एक तरह से कह सकते हैं। तो ये पी क्यू आर एस इज योर क्लोज रेक्टेंगुलर सरफेस। एस टी वन एंड एस टी टू क्या है, हाँ इसकी डायरेक्शन देख लीजिएगा, क्लॉकवाइज है। ये हमने एरो बनाया भी हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू दिस क्लोज लूप दैट इज क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसमें देखिएगा आप, अगर पी से क्यू देखेंगे तो टेंजेंशियल सरफेस के लिए एस टी वन इज योर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, टेंजेंशियल कंपोनेंट है। टेंजेंशियल क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सरफेस के पैरेलल है। ये देखिए, ये जो आपकी बाउंड्री है, बाउंड्री कंडीशन जब भी हम निकालते हैं तो बाउंड्री का मतलब होता है कि किसी भी सरफेस को अगर आप किसी बाउंड्री पे पुट करते हैं तो कुछ हिस्सा उसका एक तरफ रहता है, कुछ हिस्सा इधर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज है, हमने एक रेक्टेंगुलर बॉडी लिया हुआ है और एक हमने सिलिंड्रिकल बॉडी लिया है। दोनों में हमने एक बाउंड्री डिसाइड किया है बीच में से, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो बाउंड्री के इधर एक मीडियम है दैट इज परमेबिलिटी μ1, और बाउंड्री के इधर एक मीडियम है दैट इज परमेबिलिटी μ2। ऐसे इधर भी देख सकते हैं, सिलिंड्रिकल वाले में बाउंड्री के इधर एक मीडियम है या बाउंड्री के इधर एक मीडियम है, दोनों की परमेबिलिटी μ1 एंड μ2 है। ठीक है, इससे हम टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालेंगे और इससे नॉर्मल कंपोनेंट निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप अगर सिलेंड्रिकल शेप को देखेंगे तो ये बाउंड्री के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये आपकी बाउंड्री है, ये एकदम परपेंडिकुलर आपको दिख रहा होगा। कहने का मतलब है, ये जो ऊपर की सरफेस है सिलेंडर की या नीचे की सरफेस है, ये कैरो सरफेस, ये बेसिकली क्या है, ये परपेंडिकुलर है किसके साथ, बाउंड्री के साथ। ठीक है, लेकिन बाकी जो साइड सरफेसेस हैं ये बहुत ही स्मॉल हैं, क्योंकि हमने ये लेंथ साइड का बहुत स्मॉल एज्यूम किया हुआ है। वी हैव जस्ट एज्यूम द लेंथ ऑफ दिस साइड सरफेस इज वेरी स्मॉल। अभी मैं बताऊंगा आगे। बी एन वन क्या है, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, एन वन का मतलब होता है फर्स्ट सरफेस पे नॉर्मल कंपोनेंट। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे नीचे देख सकते हैं बी एन टू है, बी एन टू इज द सेकेंड सरफेस पे नॉर्मल कंपोनेंट। एन का मतलब नॉर्मल, टू का मतलब सेकेंड सरफेस, बी का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, ए एन वन और ए एन टू क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वन नॉर्मल वेक्टर एंड यूनिट टू नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों भी आपके उसी डायरेक्शन में होंगे जिस डायरेक्शन में बी एन वन और बी एन टू लाई कर रहे होंगे। ठीक है, एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो आपकी सरफेस है वो गॉसियन सरफेस है। तो जो भी हम इसके नॉर्मल कंपोनेंट निकालने के लिए प्रूफ यूज करेंगे वो हम लोग गॉस लॉ का ही यूज करेंगे, दैट इज इन मैग्नेटोस्टैटिक। गॉस लॉ हमने बताया था दोनों में होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी मैग्नेटोस्टैटिक में भी। यहाँ पे जो हम चूंकि मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे गॉस लॉ मैग्नेटोस्टैटिक का यूज होगा, दैट इज योर क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही यूज करेंगे। ये आप देख रहे होंगे, इसको मैंने बता ही दिया आपको। वी हैव टू टेंजेंशियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल है ना यहाँ सरफेस बाउंड्री के साथ, ये पी क्यू एंड आर एस दोनों क्या है, टेंजेंशियल सरफेस है, इसलिए इसको हम टेंजेंशियल कंपोनेंट यहाँ से फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो बाउंड्री है इससे आपको ये परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा होगा, इसलिए नॉर्मल कंपोनेंट इससे फाइंड कर। ठीक है, क्लियर है सभी को, ये सभी को क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ये कुछ थियरी पार्ट है। नाउ यू कैन चेक हाउ द फील्ड वेक्टर्स v एंड s चेंजेस इन पासिंग एन इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम। b और h कैसे चेंज होंगे जब वो इंटरफेस मतलब मीडियम इंटरफेस से पास हो रहे होंगे। ठीक है, बाउंड्री से पास हो रहे होंगे। ठीक है,
So two media may be exactly used for the two materials with different magnetic properties, और मटेरियल, मीडियम और वैक्यूम। ठीक है, इनमें से आप कोई भी मीडियम यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग जैसे जो मीडियम यूज कर रहे हैं दैट एग्जिस्टिंग, दैट इज म्यू1 एंड म्यू2, उनकी परमिबिलिटी म्यू1 एंड म्यू2 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, दैट इज बी। ठीक है, तो नॉर्मल कंपोनेंट के लिए मैंने आपको बोला था हम लोग सिलेंड्रिकल सरफेस को लेके चलेंगे। तो जस्ट वी हैव टेकन ए गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस जिसका आधा पोर्शन ऊपर की तरफ है बाउंड्री के और आधा पोर्शन नीचे की तरफ है। अभी हमने डायग्राम में दिखाया था। जो अपर हाफ पोर्शन है उसकी परमिबिलिटी म्यू1 है, जो लोअर हाफ पोर्शन है उसमें परमिबिलिटी म्यू2 है। ठीक है, हाइट जो हमने सिलेंडर की ली हुई है वो बहुत स्मॉल ली हुई है। हाइट का मतलब ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये हमने बहुत ही स्मॉल लिया हुआ है हाइट, ये वाला पोर्शन। तो इसके अराउंड जो भी कर्व सरफेस आ रहा होगा, ये जो बीच का पोर्शन है ये बहुत ही छोटा होगा, जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने बहुत ही स्मॉल हाइट लिया। यहाँ थोड़ा आपको बड़ा दिख रहा होगा बट वी हैव एज्यूम ए वेरी स्मॉल हाइट। ठीक है, तो केवल हम यहाँ पे एग्जैक्टली देखेंगे आप तीन सरफेस एग्जिस्ट कर रही हैं। एक जो ऊपर की सरफेस है जो कि सर्कुलर है, बीच में आपका ये वाला पार्ट है जो आपका पैरेलल फॉर्म है, और जो लास्ट में नीचे वाली सरफेस है, बीच वाले को हम लोग साइड कर्व सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड कर्व सरफेस। ऊपर वाले को टॉप सरफेस, नीचे वाले को बॉटम सरफेस। ठीक है, तो साइड कर्व सरफेस के रिगार्डिंग अगर गॉस लॉ यूज करेंगे तो जीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने बहुत स्मॉल सरफेस यूज किया है, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है वो। ठीक है, हमने देखिए यहाँ लिखा हुआ है जो भी आपको बताया था कि Bn1 हमने लिया है, दैट इज द एवरेज कंपोनेंट ऑफ बी नॉर्मल टू द टॉप सरफेस इन मीडियम वन। Bn2 को हमने बताया एज द एवरेज वोल्टेज एवरेज कंपोनेंट ऑफ बी नॉर्मल टू द बॉटम सरफेस इन मीडियम टू। ठीक है, तो Bn1 और Bn2 को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो Bn1 आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में और Bn2 आपका इनवर्ड डायरेक्शन भी आपका दिख भी रहा होगा। इफ यू सी फ्रॉम द टॉप सरफेस, यहाँ से आप देखिए ये जो Bn1 है ये ऊपर की तरफ है सरफेस पे। ठीक है, एज पर द राइट हैंड स्क्रू रूल। और यहाँ नीचे वाले सरफेस पे देखेंगे यहाँ पे तो जो Bn2 है वो अंदर की तरफ है। आर यू गेटिंग? ये इनवर्ड है, इनवर्ड टू सरफेस है, और ये आउटवर्ड टू सरफेस है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो Bn1 Bn2 मैंने बता दिया। हाँ, Bn1 आउटवर्ड है इसलिए Bn1 पॉजिटिव रहेगा हमेशा, और Bn2 चूंकि अंदर की तरफ जा रहा है इसलिए ये नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अभी डायरेक्शन में भी देख रहे होंगे Bn1 नीचे से अंदर की तरफ जा रहा था, अब Bn2 आउटवर्ड जा रहा है ऊपर, तो इसलिए Bn1 पॉजिटिव होगा, Bn2 नेगेटिव होगा। ठीक है, while an1 and an2 क्या है? an1 is the outward unit vector to upper interface and an2 is the outer an2 is the Bn2 is the inward normal component and Bn1 is the outward normal component. An1 is the outward unit vector to upper surface and An2 is the inward unit vector to lower surface. An1 और An2 की डायरेक्शन वही होगी जो Bn1 एंड Bn2 की होगी। ठीक है, अब हमने स्टार्ट किया इसका डेरिवेशन पार्ट। सो वी हैव जस्ट अप्लाइड ए गॉसियन लॉ to the magnetic field, clear, that is represented in magnetostatic like B dot ds is equal to 0। अब B dot ds को अगर आप ब्रेक करेंगे तो तीन कंपोनेंट में ब्रेक होगा फिगर के अकॉर्डिंग। पहला कंपोनेंट क्या होगा? पहला होगा जो टॉप सरफेस होगा, दैट इज दिस। दूसरा होगा जो साइड सरफेस होगा, दैट इज दिस। और तीसरा सरफेस जो है ये बॉटम वाला होगा। ठीक है, साइड सरफेस हम लोग एग्जैक्टली निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो टॉप एंड बॉटम सरफेस है वो निगलेक्ट नहीं होंगी। क्यों नहीं निगलेक्ट होंगी? क्योंकि जो साइड सरफेस है उसकी लेंथ तो हमने बहुत छोटी ली हुई है, ये वाली लेंथ बहुत छोटी ली है, इसलिए इसको हम 0 1 कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ऊपर और नीचे वाली सरफेसेस हैं इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है,
तो गॉस लॉ आपने जब अप्लाई किया टू द मैग्नेटिक फील्ड, यू नो दैट गॉस लॉ सेज दैट बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। अब इसको आपने सिलिंड्रिकल सरफेस पे अप्लाई कर दिया, ठीक है, लेफ्ट में। तो सिलेंड्रिकल सरफेस पे जब आप अप्लाई करेंगे, दैट इज द टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस प्लस साइड सरफेस, तो साइड सरफेस आपका जीरो हो जाएगा, अभी मैंने बताया था, जस्ट बिकॉज ऑफ वी आर एज्यूमिंग इट वेरी स्मॉल लेंथ, ठीक है, लेंथ बहुत छोटी है, इसलिए जो सरफेस एरिया वो भी बहुत छोटा होगा साइड सरफेस का, दैट्स वाई इट इज जीरो। साइड वाला जीरो हो जाएगा, केवल आपका टॉप और बॉटम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सभी को क्लास? ठीक है, तो यस यहाँ सर। तक है ना, तो ये हमारा हो गया। बाउंड्री कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी, मैग्नेटोस्टैटिक में भी, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं और ये वैसे भी पूछा जाता है एज ए डेरिवेशन पार्ट। क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जाता है कि फाइंड द बाउंड्री कंडीशन फॉर नॉर्मल कंपोनेंट इन मैग्नेटोस्टैटिक, ऐसे पूछ लिया तो केवल नॉर्मल कंपोनेंट इन आपको निकालना पड़ेगा। ऐसे बोल देगा अगर फाइंड द बाउंड्री कंडीशन इन मैग्नेटोस्टैटिक फॉर टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो आपको ईटी निकालना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक में पूछा जाता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पहले ही पढ़ा चुके हैं इस यूनिट में, ठीक है। तो देखिए हमने जैसा कि आपको बताया, द साइड ऑफ द सिलेंडर इज एज्यूम टू बी वेरी स्मॉल, हेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ साइड सरफेस इंटीग्रल इज टेकिंग टू जीरो, क्योंकि साइड सरफेस का कंट्रीब्यूशन इसलिए स्मॉल है क्योंकि साइड वाली जो जो सरफेस है उसमें हमने लेंथ बहुत छोटा लिया हुआ है। ये देखिए, ये जो साइड सरफेस है ये आपकी साइड सरफेस है, ठीक है ना। एक मिनट, थोड़ा सा हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ओके, ये दिख रहा होगा। तो देखिए ये जो साइड सरफेस है ये, दिस इज वेरी स्मॉल, ठीक है, इसको ने स्मॉल एज्यूम किया हुआ है क्योंकि ये भी आपका हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड हो रहा है, हाफ ये, तो हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड होने की वजह से ये जो साइड सरफेस है ये बहुत छोटी हो जा रही है, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जब सरफेस छोटी होने का मतलब है लेंथ चूंकि कम हो जा रही है, तो लेंथ की वजह से सरफेस भी कम हो जाएगा, ठीक है। इस सरफेस जो होता है वो लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो लेंथ कम हो जाएगा तो ओवरऑल सरफेस भी कम हो जाएगा, इसलिए ये वाले जो पार्ट में गॉस लॉ का पोर्शन जीरो हो जाएगा, जो बीच का पार्ट है। केवल गॉस लॉ इसके लिए और बॉटम और अपर सरफेस के लिए एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, चूंकि गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक आपको पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अपर सरफेस के लिए लिखेंगे, देखिए साइड सरफेस के लिए जीरो होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम, तो हमारा केवल टॉप एंड बॉटम सरफेस ही बचेगा, तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस टॉप प्लस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस बॉटम इज इक्वल टू जीरो। अब इस टॉप वाले को भी हम अगर ब्रेक करते हैं इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा, बी विल बी, टॉप पे देखेंगे तो बी की वैल्यू क्या है, इस टॉप सरफेस पे अगर आप देखेंगे तो बी इज योर व्हाट, बी एन वन, that is the normal component in the first medium, that is bn1 into an1, an1 is the unit vector along this direction, so bn1 into an1, ठीक है, into delta s is the surface area of this, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए bn1 into an1 into डेल्टा एस, ये दिख रहा होगा आपको। सिमिलरली बॉटम के लिए लिखेंगे तो बॉटम के लिए आपका नॉर्मल कंपोनेंट bn2 है इंटू an2 इंटू डेल्टा एस, देखिए बॉटम के लिए bn2 इंटू an2 जो कि यूनिट वेक्टर हो गया फॉर दिस सरफेस along दिस डायरेक्शन इंटू डेल्टा एस। यहाँ पे ये देखिए, ये चूंकि अभी हमने बताया भी था आपको, जो बॉटम सरफेस में इसमें हमारा जो लाइंस है वो अंदर की तरफ जा रही है नॉर्मल कंपोनेंट, तो इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये इनवर्ड है, और ये वाला देखेंगे तो ये आउटवर्ड था, ये इसको लीव कर रहा था सरफेस को, इसलिए ये पॉजिटिव है, तो ये वाला पर नेगेटिव रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये इनवर्ड है, इसीलिए हमने यहाँ नेगेटिव साइन लिया हुआ है, ठीक है, माइनस बी एन टू, यहाँ देखिए आप इस वाले में, ठीक है। अब आप यहाँ से देखेंगे, इसको मैग्नीट्यूड अगर हम फॉर्म में लिखेंगे तो ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे, इस पूरे का मैग्नीट्यूड प्लस इस पूरे का मैग्नीट्यूड, तो एग्जैक्टली आपका जो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है, ये सभी को पता है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, ठीक है।
और ये आपका आ जाएगा बी एन